नमस्कार। एनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज के इस कार्यक्रम में हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर लॉकडाउन को लेकर गरीबों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह एक देश एक राशन योजना लागू करे, राशन कार्ड योजना लागू करे, जिससे लॉकडाउन में गरीबों को देश में किसी भी सरकारी दुकान से राशन सस्ते दरों पर मिल सके। इस खबर पर चर्चा होगी। साथ ही दूसरी खबर बीजेपी नेता के बिगड़े बोल से संबंधित है, जिसने मुस्लिम लोगों से सब्जी नहीं खरीदने की बात की है। क्यों, इस प्रश्न का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति वी.आर. गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति वी.आर. गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जहां तक लॉकडाउन है, वहां पर गरीब मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की दिक्कतें हैं। लोग ये कह रहे हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कि हम जो है खाने के बगैर हमारी जो खाने की दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो बाहर सड़कों पे आ रहे हैं और घर जाने के लिए उत्साहित है जो फंसे हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार की योजनाएं कितनी कारगर होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कमलेश जैन जी, जो प्रवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी जैन साहब, हम जानना चाहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये योजना शुरू होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश इस समय क्यों दिया? एक्चुअली अभी बहुत जरूरत थी। लॉकडाउन हुए कुछ दिन हो गए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं पूरे देश में, उनको खाने पीने की, नौकरी की, हर चीज की परेशानी हो गई है। मूवमेंट नहीं हो सकता कहीं पर उनका, कहीं जा नहीं सकते, वो अपने घर भी नहीं जा सकते, जाने को मोहताज हो गए हैं। इसलिए एक राशन कार्ड, एक ही जगह एक देश एक राशन कार्ड की स्कीम अच्छी है उनके लिए, कि वो कहीं भी जाए नौकरी करने के लिए, सेम राशन कार्ड से उनको राशन मिलेगा। क्योंकि जाते हैं तो हर जगह नया राशन कार्ड जो बनाने की जरूरत होती है, उनको अपना रेजिडेंस का एड्रेस देना होता है, ये सब चीज की जहमत उठानी पड़ती है, वो नहीं उठानी पड़ेगी। तो इट्स ए वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। जी कमलेश जैन जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था या फिर किसी अधिवक्ता ने अपना आवेदन दिया था, आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशित किया सरकार को? मेरी समझ
समझ में किसी ने जरूर कुछ पिटिशन वगैरह कुछ फाइल किया होगा, कोई लेटर ही दिया होगा, क्योंकि बहुत जानकारी तो मुझे नहीं मालूम अभी तो जिसका केस होता है वही सुप्रीम कोर्ट जाता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उतनी न्यूज हम लोग को मिलती नहीं है। जी जैन साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो यह निर्देशित किया है, तो क्या कुछ गाइडलाइन भी दिए हैं सरकार को कि आखिर किस तरह से, जहां दूसरे प्रदेशों में जो गरीब लोग फंसे हुए हैं, आखिर उनको किस तरह से यह राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा? क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं उसके लिए? एक राशन कार्ड जब होगा जी, जो कि पूरे देश में एप्लीकेबल होगा, जी, तो वो जहां भी जाएंगे वही उनको नहीं, कुल मिलाकर के जहां लोग फंसे हुए हैं देने पर बाध्य होगी। जी जैन साहब, जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको आखिर यह राशन कार्ड कैसे उपलब्ध होगा? इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस होंगी कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वही बना के दे दे, उसी समय तत्काल बना के दे दे, या उनके अपने स्टेट को भी इस तरह से कहा जा सकता है। कुछ तो किया जाएगा जरूर। एड्रेस जो है उसमें उनका जो अपना घर है वही होगा, ओरिजिनल घर जो है, और उनको सुविधा जो है राशन कार्ड की वो पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अल्टीमेटली किसी एक स्टेट के नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। जी कमलेश जैन जी, हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है केंद्र सरकार को कि आप जो है एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना उसे जल्दी ही आप लागू करें, क्योंकि प्रदेशों में फंसे हुए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सस्ते में राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको दिक्कतें आ रही हैं और इस समय यह ज़रूरी है। चूँकि यह योजना जून माह से शुरू होने वाली थी, कुछ प्रदेशों में भी शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले चूँकि अब लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, कोरोना का ये प्रकोप महामारी चल रही है, इसमें अब थोड़ी सी तेज़ी लानी होगी सरकार को, और इसलिए शायद हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द इसको अमल में लाए। वास्तविक स्थिति क्या होगी, इसकी जो व्यवहारिकता है उस पर विचार करके कि किस तरह से यह व्यवहार में लाया जाए, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने रखी होंगी, और जाहिर सी बात है कि इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही होगी कि आखिर किस तरह से हम लोगों को लाभान्वित कर सकें और किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं लोग, किस तरह से जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं। तो इस पर केंद्र सरकार तमाम विचार कर रही होगी। हम कुछ सरकार के नुमाइंदों या फिर सरकारी या फिर सत्ता पक्ष के लोगों को जोड़ेंगे और उनसे इस चर्चा में बात भी करेंगे और इसका खुलासा भी करना चाहेंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया अपनाई गई है अब तक और किस तरह से प्रक्रिया और अपनाई जानी चाहिए। हमारे सहयोगी लगातार प्रयास में हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है, हम आपसे बताएं कि ये जो एक अच्छी स्कीम है कि अगर एक राशन कार्ड होगा, आप राशन कार्ड लेकर के कहीं भी जाते हैं, कमाने जाते हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ ये होती हैं कि आप उसको सस्ते गल्ले की दुकान पे जाएंगे, यानी कि सरकारी राशन की दुकान पे जाएंगे, तो वो कार्ड दिखा करके आप तुरंत सस्ते में राशन ले सकते हैं। ये मजदूरों के लिए बहुत वरदान साबित होगा। लेकिन एक चीज़ और सामने आती है कि जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरियाँ बनी हुई थी कि यह APL कार्ड है, ये BPL कार्ड है और इनका स्तर ये है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी अनूप जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार को कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड लागू करे, जी सरकार इसे किस प्रकार से लागू कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन को देखते हुए जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जी कि अभी इसको ये स्कीम 1 जून से पूरे देश में लागू होनी है। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको अभी से लागू करने की व्यावहारिकता तलाश है, मगर मुझको लगता है कि ये मई से भी लागू करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है, इसके तहत राशन मिलेगा, आधार ये कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जी जी अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस व्यवहारिकता में लाने में आखिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं?
हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी जो ये वर्कर्स हैं जो माइग्रेट कर गए हैं वहाँ से, महाराष्ट्र से या गुजरात से, तो जरूरी नहीं है कि इन सबके पास राशन कार्ड हो साथ में। जी। अभी अगर राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है जी, तो राशन मिलेगा। अगर मतलब इसको ये कर भी दें, राशन मिल जाएगा, मगर राशन मिलने में देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अगर आपके पास राशन कार्ड यहाँ नहीं होगा, राशन कार्ड मान लिया आपका गाँव में है, तब आप क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल। समस्या दूसरी है कि राशन कार्ड जो है कहाँ पे है? अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं परिवार, राशन कार्ड आपका कहीं का, तो बात वहीं आ जाती है ना कि अगर जो कोई मजदूर है, अगर जो कहीं उत्तर प्रदेश का है या पंजाब में है या दिल्ली में वो आकर के काम कर रहा है, उस समय इस समय लॉकडाउन में उसको राशन की जरूरत है, सस्ते दरों पे राशन उसको चाहिए, तो ऐसे में आखिर उनको राशन कार्ड कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? जी, सरकार जो व्यवहारिकता वाले ये कर सकती है, अगर उनके पास आधार कार्ड है जी, तो आधार कार्ड जो डाटा फीड है उसको जो है पॉइंट ऑफ सेल में जो इनका ऑनलाइन सिस्टम है वहां से कनेक्ट करके इनको यहाँ पे राशन प्रोवाइड कर सकती है जी। लेकिन उसमें अगर यहाँ पे मजदूर अकेला हुआ, लेकिन उसमें गाँव में होगा, उसमें एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि मान लीजिए यहाँ तो उन्होंने राशन ले लिया, लेकिन परिवार के लोग भी होंगे, वहां भी राशन लेना होगा, तो जहां उनका घर है, ऐसे में क्या दोनों जगह राशन मिल सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहारिकता को एक्सप्लोर करें जी कि कैसे करेंगे। या तो उसमें ये कहा जाए कि भाई अगर आप यहाँ अकेले हैं तो उसको कैसे आप डिवाइड करेंगे, एक के लिए कैसे देंगे, वहाँ कैसे करेंगे। और चूंकि जून से होना था, अब हमको लगता ही नहीं है कि ये जून से पूरे देश में लागू हो पाएगा। जिस तरह की कोरोना वायरस ये समस्या है, ऐसी स्थिति में सरकार के पास सिवाय ये कि आप ट्रक से या पीडीएस सिस्टम को और ज्यादा एक्सपेक्ट करके राज्य सरकार ने और बाबू जो ब्यूरोक्रेसी है ये पूरी ईमानदारी से काम करके अगर देना चाहेगी तो सब्सिडी उस पर जो है चीजें मुहैया करा सकती है। जी, अनूप जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जो नेता हैं बीजेपी के जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर ये चाहते हैं कि अभी अनूप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जून से सरकार जो है एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि लागू हो पाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जी, तो क्या कहना है, क्या यह व्यवहारिकता में क्या अमल में लाया जा सकता है इतनी जल्दबाजी लॉकडाउन की स्थिति में? नहीं, देखिए इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। सरकार ने काफी बड़े तौर पे और काफी लंबे समय से इस पे काम किया है और सभी पहलुओं को देखने के बाद ये जो स्कीम है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। बस इसका राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्रियान्वयन पे कुछ चीजों को लेकर क्लियरिटी होनी थी, वही बस थोड़ा सा पेंडिंग था। बाकी इसमें अब क्योंकि जब से यूआईडी आई है तब से इन सब चीजों को नेशनल लेवल पे करना बहुत आसान हो गया है और सरकार चाह रही है कि चाहे वो आपका राशन कार्ड हो या जितनी भी सब्सिडी से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सबको स्टेट लेवल पे ना करके नेशनल लेवल पे किया जाए, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कहीं परेशान ना होना पड़े और कहीं ना कहीं जो स्टेट के लूपहोल्स हैं या जो सब्सिडी में लूपहोल्स होते हैं उन सबको खत्म किया जा सके। और इसमें अभी कुछ इस तरह की चीजें भी हैं कि किस तरीके से जो खाद्यान्न वितरण में घपले होते हैं या जो बांटने वाले लोग हैं वो किस तरीके से गड़बड़ियां करते हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं रोकने के प्रावधान विचार कर रही है। कि बात तो वही है कि आ जाता है घूम फिर कर कि आखिर जो अलग प्रदेशों में हैं और उनको राशन की जरूरत है, उनको आखिर यह राशन कार्ड कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? जी, देखिए बेसिकली अब सरकार मोस्टली इन सब चीजों के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाह रही है। जैसे कि आधार कार्ड को अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली सरकार ने काफी ऐसे प्रावधान दिए हैं कि आप अगर आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। एड्रेस के लिए भी अब बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से राशन कार्ड को लेके भी सरकार फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी। अगर आप कहीं मूव करते हैं तो आप वहाँ अपना उस आधार कार्ड में राशन कार्ड में एड्रेस चेंज करके वहाँ लोकल जो एरिया है वहाँ की सुविधाएं ले सकते हैं। ये एक चीज़ और अभी हम बात कर रहे थे भटनागर जी से, और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर सभी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए एक राष्ट्र और एक कार्ड जारी हो जाता है तो जो लोग बाहर हैं और उनके परिवार वाले कहीं और हैं, तो ऐसे में क्या दोनों जगह राशन मिलेंगे?
या फिर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा? नहीं, देखिए इसमें बेसिकली परिवार का जो मुखिया है उसी को राशन कार्ड मिलेगा और वो जहाँ पे रह रहा है वहीं पे राशन कार्ड दिया जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति के घर में 5 मेंबर हैं और उसमें से अगर 2 बच्चे विवाहित हैं तो हो सकता है कि उनका फिर सरकार सेपरेट राशन बनाने का प्रावधान दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शादी के बाद जी, अगर जो बच्चे वयस्क नहीं हैं, जी द्विवेदी जी, अगर जो बच्चे वयस्क नहीं हैं, पत्नी हैं और ये सभी एक ही परिवार में है, एक ही कार्ड बनता है और घर का मुखिया जो है वो बाहर किसी प्रदेश में कमाने जाता है, ऐसी स्थिति में क्या परिवार वालों को राशन मिलेगा? नहीं, देखिए परिवार के मुखिया से मतलब केवल पुरुष नहीं है, अगर महिला भी है, अगर उनके बच्चों के मदर या फादर में से कोई भी परिवार के मुखिया की तरफ पे एक्ट करके और वो कहाँ चाहते हैं, वो जहाँ उनके फादर जॉब कर रहे हैं वहां पे राशन की फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं या जहाँ उनकी फैमिली ले रही है वहां पे लेना चाह रहे हैं, तो वो सरकार उसके प्रावधान रखती है और वहाँ फैमिली के मुखिया को आना जरूरी नहीं होता है। अगर मदर या बच्चे भी जा रहे हैं तो उनको भी राशन कार्ड के बेस पे राशन मिल जाता है। बस उन्हें कंफर्म करना होता है कि फैमिली यहाँ पे रह रही है और हम यहाँ पे फैसिलिटीज करना है। जी, संदीप द्विवेदी जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड की जो योजना है वो सही रूप में किस तरह से आएगी, इस पे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल लेकिन इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि गरीबों के लिए यह वरदान साबित होगी। फिलहाल वरदान साबित हो, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोरोना महामारी ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ एएनबी न्यूज ਤੇ। बड़ी खबर पंजाब के डेराबस्सी के जवाहरपुर गांव में फिर मिला नया कोरोना पॉजिटिव मरीज। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो चुकी है। इस समय डीसी मोहाली ने यह जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के डेराबस्सी के जवाहरपुर गाँव में फिर मिला नया कोरोना पॉजिटिव मरीज। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो चुकी है। डीसी मोहाली ने इस बात की जानकारी दी। तो बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें कि डेराबस्सी के जवाहरपुर गांव में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो चुकी है। इस बात की जानकारी डीसी मोहाली ने दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, पंजाब के डेराबस्सी के जवाहरपुर गांव में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो चुकी है। इस बात की जानकारी डीसी मोहाली ने दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से डेराबस्सी के जवाहरपुर गांव में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है और इस प्रकार मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो चुकी है। इस बात की जानकारी डीसी मोहाली ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से डेराबस्सी के जवाहरपुर गांव में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 47 साल के व्यक्ति में कोरोना की यह पुष्टि हुई है। मोहाली में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या इस तरह से बढ़कर 64 हो चुकी है। इस बात की जानकारी डीसी मोहाली ने दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से
इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी विनीत जी, पंजाब के डेराबस्सी में एक व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी, क्या है ताज़ा अपडेट? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर जो केस हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेराबस्सी के साथ लगते जवाहरपुर की बात करें तो आज सुबह वहां पर एक व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि पिछले काफी दिनों से जवाहरपुर की बात तो कोई नया मामला नहीं निकल के सामने आ रहा था, लेकिन आज जिस तरह से सैंपलिंग लगातार हो रही है वहां पर, तो आज एक टेस्ट जब किया गया तो उसके रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उस व्यक्ति को तो हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन उसके पारिवारिक सदस्यों के सैंपलिंग लेने के बाद उनको होम क्वारंटीन किया गया है ताकि वो आगे किसी के संपर्क में फिलहाल ना आए जब तक उनके टेस्ट की रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आती। आसपास के इलाकों को भी कहीं न कहीं संक्रमण से बचाने के लिए इसी तरह की एहतियात जो है वो प्रशासन बरतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल पंजाब से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। जी विनीत कपूर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बरहज सीट से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने नफरत से भरा विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें। विधायक का एक वीडियो मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना खरीदें। सुरेश तिवारी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बोल रहा हूं ओपनली, कोई भी मियां के हाथों से सब्जी नहीं लेगा। तिवारी से इस संबंध में पूछे जाने पर 17 या 18 अप्रैल को मैं जनता में मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। जब मैं नगरपालिका की बाउंड्री के पास पहुंचा तो करीब 17 से 18 लोग मेरे पास आए और शिकायत करने लगे कि तबलीगी जमात के लोगों ने अफरा तफरी मचा दी है और कोरोना वायरस फैला रहे हैं और वे अपने थूक से सब्जियों को भी दूषित कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के हाथ से सब्जी नहीं लेना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। अब इसकी सफाई में उन्होंने क्या कहा यह भी मैं बता दूं कि अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि उनसे, यानी कि मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से लड़ाई ना करें या कानून अपने हाथ में ना लें, लेकिन उनसे खरीदारी बंद कर दें। मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कह दिया। उन्होंने कहा कि बरहज में कोई मुस्लिम सब्जी विक्रेता है और मैंने जनता को केवल यही सलाह दी कि घातक वायरस से बचने के लिए उनसे सब्जी ना खरीदें। यह भी सुनिए। ना एक 17-18 तारीख के लगभग हम अपने क्षेत्र में गए थे। क्षेत्र में जाकर नगर पालिका में गए। नगर पालिका में कुछ 10-12 लोग थे। बातचीत होने लगा इसी पर, लॉकडाउन के ऊपर। तो हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर ये लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो। सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है, तो आप कोरोना से बचेंगे। यही मैंने कहा और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए, तो क्या बोले विधायक, क्या बोले विधायक क्या बोले। ये हैं विधायक जी जो बरहज के हैं, बीजेपी विधायक हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति जो थूक लगाकर सब्जी बेच रहा है उससे सब्जी ना खरीदें। यानी कि इनके कहने का मतलब ये इन्होंने खंडन में कहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था, जो आपको मैं वो वीडियो दिखा चुका हूँ, वायरल हो चुका है, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई मुस्लिम वर्ग से सब्जी ना खरीदे जो थूक लगाकर दे रहे हों। तो कुल मिलाकर के यह बयान इनको नहीं लगता कि इन्होंने गलत कहा। समाज का नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते, लोगों के जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको लग रहा है कि मैंने और क्या कहा, कि मैं क्या कर सकता हूं। असहाय हो गए हैं और ये कह सकते हैं कि
मियाँ लोगों से सब्जी ना खरीदा जाए। गलत बात है, नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें। एक जनप्रतिनिधि के मुंह से तो कतई नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को ये कहना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंड मिलेगा, प्रशासन से दंड मिलेगा। लेकिन मुस्लिम समाज से, मुस्लिम लोगों से सब्जी ना खरीदे, यह उपाय बताना पूरी तरह से गलत है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सुरेंद्र जी, अभी एक बीजेपी विधायक का बयान आया है कि मियाँ लोगों से सब्जी ना खरीदें। जी, क्या कहना है आपका? प्लाज्मा लें, सब्जी न खरीदें। किस तरीके की ये भाषा और किस तरीके की सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आ गई है, इस पर तो शर्म आती है। इस विधायक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, संविधान विरोध का मुकदमा लगना चाहिए और इस विधायक को तो जल्दी से पेशतर जेल के अंदर होना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, इन्होंने ये भी कहा है अपने उस वीडियो के सफाई में कि हमसे कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ मुस्लिम हैं जो सब्जी बेच रहे हैं और थूक लगा के बेच रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। जी, अगर उनकी जगह पे आप होते तो क्या कहते? विधायक हैं, वो कोई सब्जी बेचने वाले ही थोड़ी हैं, उनकी जिम्मेवारियां हैं। अगर इस तरीके का किसी ने कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराते। लेकिन इस तरीके से खुलेआम कहना और उन पूरी कौम के लिए कहना, ये तो देशद्रोह का है, स्पष्ट मुकदमा है इसके। तो इनके तो खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए। जी, देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए, लेकिन ये अपने को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप जो अब विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, आखिर कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए? हम तो हर जगह पर इनका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जी, और निश्चित तौर पर कानूनी प्रक्रियाओं की भी संभावनाओं पर सोचेंगे। जी जी राजपूत जी, आखिर इनके खिलाफ और कानूनी प्रक्रियाएं आप क्या क्या अपना सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये पहले ये क्या नाम विषय जो है गहन अध्ययन का है, अध्ययन करने के बाद ही कानूनी प्रक्रियाओं पर विचार किया जाएगा। जी, तो अभी आप अध्ययन करेंगे? जी, निश्चित तौर पर। जी, बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए और इस तरह के बयानबाजियों पर रोक भी लगनी चाहिए। और ये रोक किस तरह से होनी चाहिए? अगर विपक्ष इस तरह से विचार करेगा और ये सोचेगा कि हम कुछ विचार करने के बाद कुछ करेंगे, तो फिर ऐसी बयानबाजियां सत्ता पक्ष की ओर से आती रहेंगी। कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा ढीला है, कमजोर है? अब ये आप लोगों का कहना है, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है निश्चित तौर पर कि हर लोग सारे के सारे, चाहे मीडिया के मित्र हों चाहे बाकी सारे, वो विपक्ष से ही, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कानूनी प्रक्रियाओं का हम पालन कर सकते हैं, उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं का आपको इस समाचार चलाने से पहले आपने क्यों नहीं किया? जी, आज की डेट में हम बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं, हम विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं और सत्ता पक्ष को भी, कि विपक्ष ये कह करके कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, ये टालने वाली बात नहीं है, एक समाज को बांटने वाली बात है। फिलहाल हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक सिंह जी जो बीजेपी नेता हैं जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे सर आपसे, अशोक सिंह जी, अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी, बीजेपी नेता सुरेंद्र तिवारी ने, जो एमएलए हैं बरहज के, उन्होंने कहा है कि मियाँ लोगों से सब्जी ना लें। क्या कहना है आपका? देखिए, ये मुझे लगता है उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, परंतु ये कहना कि भाई इनसे नहीं लेना चाहिए, उनसे नहीं लेना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा तार्किक विषय नहीं है। जिस प्रकार से देश में, मुझे ये तार्किक विषय नहीं है, आप गोलमोल करेंगे। कुल मिलाकर के इस बात को सत्ता पक्ष के लोग गोलमोल करेंगे और विपक्ष तो ढीला है ही। ऐसे में समाज किस ओर जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, आप सबका धन्यवाद। और समाज की ओर, समाज किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से समाज दूषित होता है, ऐसी बातों से समाज दूषित होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोरोना महामारी ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANP ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।